यस, आज आप लोगों का नया चैप्टर इधर शुरू कर रहे हैं बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और इंडक्शन मतलब टेम्पोरेरी। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है मैग्नेटिज्म से टेम्पोरेरी, टेम्पोरेरी इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म से प्रोड्यूस हो रही है। तो यानी कि ये वाला जो चैप्टर है ये हमारा बच्चों मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का जस्ट उल्टा होता है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हमने पढ़ा था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारा करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, करंट कैरिंग वायर इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसमें हमारा क्या हो रहा है, मैग्नेटिज्म से टेम्पोरेरी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। वहां पे करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस कर रहा था, यहाँ पर मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। तो सबसे पहले इसके अंदर एक क्वांटिटी आ जाती है जिसको आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम लोग उसको पढ़ लेते हैं। ये हमारा हो जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स। इसके बाद ये चैप्टर शुरू होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स हमारी फिजिक्स में क्वांटिटी होती है जिसे फाई और सब्सिक्यूट में एम लगाकर डिनोट करते हैं। जैसे आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी वाले गॉस थ्योरम वाले चैप्टर में, वैसे ही आपका मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स आपका क्या होता है बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स आपको बताता है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस परपेंडिकुलरली। कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी एक जगह से परपेंडिकुलरली पास कर रही हैं, ये आपका मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस परपेंडिकुलरली। फाई एम से इसे डिनोट कर दिया क्योंकि फाई से इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी रिप्रेजेंट होता है। और मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो ये होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता था, ई वेक्टर और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, वैसे ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। तो ये आ जाता है बी ए कॉस थीटा, आ जाता है ये बी ए कॉस थीटा। ठीक, डॉट प्रोडक्ट को इस फॉर्म में लिख दिया। इसमें हमारा जो थीटा है वो क्या होता है, हमारा एंगल होता है बिटवीन, एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड ए वेक्टर। ये हमारा एंगल होता है बी वेक्टर एंड ए वेक्टर। ए वेक्टर होती क्या है, ए वेक्टर हमारा नॉर्मल टू गिवन सरफेस होती है। ए वेक्टर नॉर्मल टू सरफेस होती है, एरिया वेक्टर। तो उन दोनों के बीच का एंगल होता है आपका ये फाई एम बी ए कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा, ये हमारा इधर मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाता है। अब इसकी यूनिट देखते हो, तो यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ये आपकी क्या होती है, इसकी एसआई यूनिट होती है वेबर, जिसे कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल बी से डिनोट करते हैं। तो आप इसे कह सकते हो 1 वेबर, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल बी को 1 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड को टेस्ला लिख दिया, एरिया को मीटर स्क्वायर लिख दिया, कॉस थीटा की कोई यूनिट नहीं होती है, 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो इधर, 1 टेस्ला को क्या लिख सकते हो, 1 वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर। ठीक, या फिर ऐसे करके भी इधर कर सकते हो आप फिर कि 1 टेस्ला 1 वेबर मीटर -2, ऐसे करके भी आप इधर कर सकते हो। ठीक है, 1 टेस्ला जो होता है वो 1 वेबर मीटर -2 के इक्वल होता है। ठीक है, ये आपकी होती है इधर। जैसे आपका मैग्नेटिक फ्लक्स को आप इस तरीके से कह सकते हो, ये आपका कोई एक इधर मैंने सरफेस बना दिया है, ये आपके इधर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ठीक, ये आपका क्या है इधर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से कोई सरफेस इस तरीके से बना दिया है। तो इसमें अगर आप देखोगे सरफेस कैसे करके बना हुआ है, ये ऐसे करके नहीं है सरफेस, ये सरफेस ऐसे करके नहीं है, ये सरफेस इस तरीके से है। सरफेस कैसे कर कर है, इस तरीके से। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल टू प्लेन ऑफ पेपर है, तो एरिया वेक्टर भी इसमें मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल ही हो जाएगा। तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स आपका क्या हो जाएगा, अगर आप देखोगे मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें, तो वो आपका क्या हो जाएगा, बी ए कॉस थीटा, और ये आ जाएगा बी ए कॉस 0, और ये आ जाएगा cos 0 डिग्री, ये आ जाएगा बी ए के इक्वल आ जाएगा आपका मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक,
मैग्नेटिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी। इसलिए स्केलर क्वांटिटी होती है क्योंकि दो चीजों का डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर होता है, और ये बी वेक्टर और ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। ये आपका ऐसे करके रखा हुआ है, ये आपकी ऐसे कर कर है। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऐसे करके जा रही है परपेंडिकुलर टू सरफेस, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू सरफेस, तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों पैरेलल हो जाएंगी। तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच में कितना एंगल बनेगा? 0 डिग्री का। ठीक है, तो ये आपका मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा। यहां तक सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो पहले। ले लिया सबने? यहां तक ले लिया स्क्रीनशॉट? अच्छा, देखो इसके बाद आ जाता है हमारा, अब हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर शुरू होगा। यस, अब आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर में सबसे पहले बात आ जाती है हमारी फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ। एक हमारे बच्चों फैराडे नाम के साइंटिस्ट हुए थे। ठीक, उन्होंने ये कोशिश करी थी, ऐसा कहा जाता है उन्होंने 12 साल तक ये कोशिश करी थी कि एक किसी कॉइल में बैटरी कनेक्ट करे बगैर करंट फ्लो कराना चाहते थे वो। एक कॉइल के अंदर बैटरी को कनेक्ट करे बगैर वो करंट फ्लो कराना चाहते थे, तो 12 साल तक उन्होंने इसकी प्रैक्टिस करी थी। ठीक, ये आपकी कोई कॉइल है, इस तरीके से वायर को मोड़ दिया है, नीचे हम लोगों ने इधर गैल्वेनोमीटर लगा दिया है। ठीक है, और ये हमारी कॉइल है, वायर को इस तरीके से मोड़ा हुआ है। ओके, तब इन्होंने क्या करा, 12 साल तक ये कोशिश करी थी कि इस कॉइल के अंदर बैटरी से कनेक्ट करे बगैर करंट फ्लो कर जाए। ठीक है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो गॉड हेल्प दोस हु हेल्प देमसेल्व्स। एक दिन क्या हुआ, इन्होंने गुस्से में आकर एक मैग्नेट इसकी तरफ फेंकी, एक मैग्नेट इसकी तरफ गुस्से में आकर फेंकी, तो इन्होंने देखा गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है यानी कि करंट फ्लो कर रहा है। फिर इस तरीके से वो देखते रहे, फिर इन्होंने मैग्नेट को इससे अवे खींचा, तो उन्होंने देखा गैल्वेनोमीटर फिर से डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, बट अब उल्टी डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। फिर ये कॉइल को मैग्नेट के पास लेकर गए, इन्होंने देखा गैल्वेनोमीटर फिर से डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। कॉइल को मैग्नेट से दूर लेकर गए, देखा गैल्वेनोमीटर फिर से डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, मगर डिफ्लेक्शन बहुत थोड़ी देर के लिए शो कर रहा है। ठीक है, तो इन्होंने ये ऑब्जर्वेशन अपनी निकाली कि जब भी हमारा रिलेटिव मोशन होता है कॉइल और मैग्नेट के बीच में, जब भी कभी रिलेटिव मोशन होता है कॉइल और मैग्नेट के बीच में, तो हमारा इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाता है, मतलब एक टेम्पोरेरी करंट प्रोड्यूस हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि टेम्पोरेरी ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो फैराडेस लॉ हमारे क्या थे? फैराडे इन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन से ये अपने दो लॉ दिए थे। इनके जो दो लॉ थे बच्चों वो ये थे। पहला लॉ हमारा ये था कि जब भी हमारा रिलेटिव मोशन होता है कॉइल और मैग्नेट के बीच में, जब भी हमारा रिलेटिव मोशन होता है कॉइल और मैग्नेट के बीच में, तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंज करने लगता है। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल कैसे चेंज करता है? जैसे भी कॉइल स्टेशनरी है, मैग्नेट कॉइल की तरफ जा रही है, मैग्नेट कॉइल की तरफ जा रही है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या सबको मैंने बताई थी कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होती हैं, नॉर्थ पोल से अवे होती हैं। जैसे पॉजिटिव चार्ज से अवे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वैसे नॉर्थ पोल से अवे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। तो नॉर्थ पोल से अवे होती हैं ऐसे करके, नॉर्थ पोल से निकलती है ना हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो जब मैग्नेट, यस, जब हमारी मैग्नेट कॉइल की तरफ जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या बढ़ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या बढ़ जाएगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर जाएगा।
अरे क्योंकि फाई का फॉर्मूला क्या होता है, बी ए कॉस थीटा होता है, बी ए कॉस थीटा होता है। तो बी बढ़ जाएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा तो कॉइल अगर क्लोज है तो उसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा, कॉइल क्लोज है तो उसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा। अब ये कॉइल स्टेशनरी है, मैग्नेट को इससे दूर ले जा रहे हैं, मैग्नेट को कॉइल से दूर ले जा रहे हैं, तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या कम होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या क्या होगी, कम। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या कम होगी तो फ्लक्स कम होगा, कुल मिला के फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या चेंज हो रही है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा तो करंट इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, पहले फ्लक्स बढ़ रहा था, अब फ्लक्स कम हो रहा है, इसलिए इंड्यूस करंट की डायरेक्शन भी अपोजिट होगी। ठीक, अब इसी तरीके से ये आपका स्टेशनरी है मैग्नेट, ये मैग्नेट स्टेशनरी है और एक कॉइल मैग्नेट की तरफ ले जा रहे हो, तब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या बढ़ जाएंगी। जो कॉइल से अटैच्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या होगी वो अगेन चेंज करेगी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, करंट इंड्यूस हो जाएगा। ठीक, अब ये आपकी मैग्नेट स्टेशनरी है, कॉइल को इससे दूर ले जा रहे हो, कॉइल को दूर ले जा रहे हो, कॉइल दूर ले जा रहे हो, अब कॉइल दूर ले जा रहे हो, अगेन मैग्नेटिक फ्लक्स की संख्या चेंज होगी तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, करंट इंड्यूस हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा होता है। बट अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड के साथ मूव कर रहे हैं, मैग्नेट और कॉइल दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं 2 मीटर पर सेकंड के साथ, तो कोई फ्लक्स चेंज नहीं होगा, कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन ही नहीं हो रहा है, दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए। जब दोनों एक ही डायरेक्शन में एक ही स्पीड के साथ मूव करेंगे तो दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन ही नहीं होगा, दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी होंगे। ये चीज तो सब समझते होंगे, रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट, दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी होंगे इसलिए। तो ये हमारी फ्लक्स की ईएमएफ इंड्यूस होने की सबसे बड़ी कंडीशन क्या होती है, फ्लक्स का चेंज होना। ठीक है, और कॉइल क्लोज होती है तो उसमें करंट इंड्यूस हो जाता है। तो ये हमारे फैराडे का फर्स्ट लॉ था जो थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन था, व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड मैग्नेट then magnetic flux linked with the coil changes. Due to change in magnetic flux, EMF is induced in the coil, and when coil is closed, then current is induced in the coil. ठीक है, ये आपका होता है। सेकंड इधर आ जाता है, इन्होंने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दी थी कि जो EMF इंड्यूस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप कह सकते हो ईएमएफ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आप कह सकते हो माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, कहीं पर भी रेट वर्ड मिल जाए इसका मतलब उस क्वांटिटी को टाइम से डिवाइड कर देते हैं, तो इसको चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन चेंज इन टाइम कह सकते हैं। चेंज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आगे ट्रायंगल का साइन डेल्टा लगा के, तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन चेंज इन टाइम, ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन चेंज इन टाइम, ऐसे करके लिख दिया। अब मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, प्रोपोर्शनलिटी हटाया कांस्टेंट लगाया तो कांस्टेंट हमारा इधर -1 लग जाता है, -1 हमारा कांस्टेंट होता है। नेगेटिव साइन हमारा क्या डिनोट करता है, लेंस लॉ को, नेगेटिव साइन डिनोट लेंस लॉ, नेगेटिव साइन डिनोट लेंस लॉ, नेगेटिव साइन हमारा लेंस लॉ को डिनोट करता है। और इफ कॉइल हैज कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न्स, इफ कॉइल हैज कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न्स, कॉइल के अंदर कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, देन ईएमएफ कितना आ जाता है, माइनस का एन इधर आ जाता है डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, तो आपका ईएमएफ ये आ जाता है माइनस का एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन की फॉर्म में, माइनस का एन डिफरेंशिएशन ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएशन ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। ये हमारा फैराडे का सेकंड लॉ है जो बहुत ज्यादा हमारा काम आएगा। ठीक है, तो ये वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी पर जोड़ देता है, वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी पर जोड़ देता है ये,
कि सिंपल सा हमारा कॉइल और मैग्नेट के बीच में एक रिलेटिव मोशन होना चाहिए, दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या बढ़ेगी या कम होगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या नॉर्थ पोल से अवे जाती है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या कम होगी या ज्यादा होगी। कुल मिला के मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है तो अगर कॉइल क्लोज है तो इंड्यूस करंट फ्लो करता है, क्योंकि करंट हमेशा क्लोज पाथ में फ्लो करता है, ओपन पाथ में फ्लो नहीं करता, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस करंट फ्लो करता है। तो सेकंड लॉ कहता है ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के, यानी कि डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, ठीक। और E इक्वल टू आ जाता है माइनस का डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, नेगेटिव साइन लेंज लॉ को बताता है। कॉइल के अंदर n नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं तो माइनस का n डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी आ जाता है, और ईएमएफ माइनस का n डिफरेंशिएशन ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम आ जाता है। लेंज लॉ क्या कहता है? लेंज लॉ हमारा ये कहता है कि जो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो हमेशा अपने कॉज ऑफ प्रोडक्शन को अपोज करता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ जो हमारा प्रोड्यूस होता है बच्चों, वो हमेशा अपने कॉज ऑफ प्रोडक्शन को क्या करता है? अपोज करता है। यहां तक आ रही है सबको बात समझ में? धमिका, जसवीन, ठीक, गहना, ठीक है। ये हमारा लेंज लॉ कहता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो हमेशा अपने कॉज ऑफ प्रोडक्शन को अपोज करता है। जो हमारा ईएमएफ इंड्यूस होता है वो इस तरीके से इंड्यूस होता है कि हमेशा अपने कॉज ऑफ प्रोडक्शन को अपोज करेगा, जिसने पैदा किया है उसी को अपोज करेगा। देखो इसको समझते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक। अब देखो बच्चों, इंड्यूस्ड ईएमएफ अपने कॉज ऑफ प्रोडक्शन को अपोज करता है। इसको सबसे अच्छा एग्जांपल के थ्रू अगर आप समझते हो तो आप ऐसे करके समझ सकते हो इसको, कि जैसे आपकी कोल्ड ड्रिंक होती है, जब आप अपने एक गिलास है ये, इस गिलास के अंदर अपनी कोल्ड ड्रिंक डालते हो, तो जब आप कोल्ड ड्रिंक डालते हो इस गिलास के अंदर तो ऊपर झाग बनता है। जो ऊपर हमारा झाग बनता है वो फर्दर इनकमिंग ऑफ कोल्ड ड्रिंक को अपोज करता है ना। तो वो जो झाग बन रहा है वो किसकी वजह से बन रहा है? कोल्ड ड्रिंक जो आप पोर कर रहे हो उसकी वजह से। और वो अपोज किसे कर रहा है? उसी फर्दर इनकमिंग ऑफ कोल्ड ड्रिंक को अपोज कर रहा है। तो ये सबसे अच्छा इसका एग्जांपल है, ठीक। अगर आप किसी ग्लास के अंदर कोल्ड ड्रिंक डालते हो तो कोल्ड ड्रिंक डालते वक्त हमारा जो होता है ऊपर झाग सा बनता है, वो फर्दर इनकमिंग ऑफ कोल्ड ड्रिंक को अपोज करता है। वो झाग किसकी वजह से बन रहा है? कोल्ड ड्रिंक डालने की वजह से। और वो अपोज किसे कर रहा है? उसी फर्दर इनकमिंग ऑफ कोल्ड ड्रिंक को अपोज करता है। तो ये लेंज लॉ का सबसे अच्छा एग्जांपल है। अब इसको समझते हैं अपने फिजिक्स में ही, कि जैसे बच्चों देखो, ये हमारा होता है, ये हमारी मैग्नेट है। मैग्नेट को, कॉइल स्टेशनरी है, मैग्नेट को कॉइल की तरफ ला रहे हो, मैग्नेट को कॉइल की तरफ ला रहे हो, कॉइल स्टेशनरी है। तो हमारा दोनों के बीच में एक रिलेटिव मोशन हो रहा है, रिलेटिव मोशन हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या बढ़ रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा, ठीक है। अब जो ईएमएफ और करंट इंड्यूस होगा वो अपने कॉज ऑफ प्रोडक्शन को अपोज करेगा। कॉज ऑफ प्रोडक्शन क्या है? मैग्नेट का इस तरफ आना। कॉज ऑफ प्रोडक्शन क्या है? मैग्नेट का इस तरफ आना, यही कॉज ऑफ प्रोडक्शन है। तो इसको अपोज किस तरीके से करेगा? ना मैग्नेट इस तरफ आती, ना इंड्यूस करंट इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता, मैग्नेट का इस तरफ आना कॉज ऑफ प्रोडक्शन है। तो इसको अपोज कैसे करेगा? इस साइड हमारी नॉर्थ पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी, इस साइड हमारी क्या हो जाएगी बच्चों? नॉर्थ पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी, और इस साइड हमारी आ जाएगी साउथ पोलैरिटी डेवलप। इस साइड इधर नॉर्थ पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी और इस साइड हमारी साउथ पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी, ठीक है। इस साइड हमारी नॉर्थ, ताकि नॉर्थ पोलैरिटी, इसमें इंड्यूस करंट इस तरीके से फ्लो करेगा कि इस साइड नॉर्थ पोलैरिटी डेवलप हो जाए, इस साइड साउथ पोलैरिटी डेवलप हो जाए, ताकि नॉर्थ नॉर्थ रिपल्शन हो सके, लाइक पोल्स में रिपल्शन हो सके, और इनकमिंग ऑफ मैग्नेट अपोज हो सके। इनकमिंग ऑफ मैग्नेट क्या हो सके? अपोज हो सके। अच्छा, ये सब लोगों ने पढ़ा होगा ना बच्चों 10th क्लास में, कि जब एंटी क्लॉक, वो हमारा नॉर्थ पोलैरिटी डेवलप हो जाती है तो एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करता है, जब साउथ पोलैरिटी डेवलप हो जाती है तो क्लॉकवाइज करंट फ्लो करता है, ठीक। तो हमारा करंट गैल्वेनोमीटर में किस तरीके से फ्लो करेगा? तो उसके लिए सबसे अच्छा रूल है, देखो, अपनी उंगलियों को कैसे करके, अपनी उंगलियों को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो। यहाँ पे नॉर्थ पोलैरिटी डेवलप हो रही है, अपनी उंगलियों को एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में, तो आप देखोगे आपका करंट ऐसे ही तो जाएगा, आपका करंट बच्चों ऐसे ही तो जाएगा। अपना कॉमन सेंस लगाओ एक, इधर नॉर्थ पोलैरिटी डेवलप हो रही है तो अपने करंट गैल्वेनोमीटर में कैसे करके जाएगा?
अपनी जब भी कभी नॉर्थ पोलैरिटी डेवलप होती है तो एन, एन का क्या मतलब है, एन आ, इसका मतलब है एंटी क्लॉकवाइज करंट। तो हमारा नॉर्थ पोलैरिटी डेवलप होती है तो एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करता है। तो बस एंटी क्लॉकवाइज अपनी उंगलियों को घुमाओ तो करंट ऐसे ऐसे उल्टा इस तरीके से चला जाएगा हमारा। ठीक, अब यही अगर ऐसे कर कर होता, ये आपकी मैग्नेट है, इधर नॉर्थ पोल है, इधर हमारा साउथ पोल है। ठीक, इधर हमारा नॉर्थ पोल है, इधर हमारा साउथ पोल है। ठीक, और ये मैग्नेट कॉइल से दूर जा रही है। ये हमारी मैग्नेट है जो कॉइल से दूर जा रही है। ठीक, जब मैग्नेट कॉइल से दूर जा रही है तो दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है, क्योंकि कॉइल स्टेशनरी है, रिलेटिव मोशन हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या कम हो रही है। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहा है, ईएमएफ और करंट इंड्यूस हो रहा है। अब इसमें किस तरीके से करंट इंड्यूस होगा कि अपने कॉज ऑफ प्रोडक्शन को अपोज करे। कॉज ऑफ प्रोडक्शन क्या है, मैग्नेट का दूर जाना। तो मैग्नेट के दूर जाने को कैसे अपोज करेगा, इस साइड हमारी साउथ पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी और इस साइड नॉर्थ पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी। ठीक है, ताकि अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट, तो साउथ पोल इधर नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करे, मैग्नेट के दूर जाने को अपोज करे, मैग्नेट के दूर जाने को अपोज करे, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, मैग्नेट के दूर जाने को अपोज करे। तो इसलिए हमारी इधर साउथ पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी। ठीक है, फाइन, कि अपने कॉज ऑफ प्रोडक्शन को अपोज इस तरीके से करेगा। और फिर इसमें करंट कैसे करके फ्लो करेगा बच्चों, करंट हमारा साउथ पोलैरिटी हो जाती है तो क्लॉकवाइज करंट फ्लो करता है, क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा तो क्लॉकवाइज देखोगे तो इस तरीके से करंट आ जाएगा आपका, ऐसे आ जाएगा और फिर इस तरीके से हमारा करंट आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये करंट फ्लो करेगा इसके अंदर। ये हमारा लेंज लॉ कहता है। ठीक, अच्छा, लेंज लॉ का अगर आप और एग्जांपल देखते हो बच्चों तो आप ऐसे करके इधर एक और चीज समझ लो। ये तो बहुत बेसिक एग्जांपल थे। अब आप देखते हो ये लेंज लॉ के एग्जांपल में, तो ये देखो, ये देखो, ये लेंज लॉ का एग्जांपल आप देखते हो, ये आपकी इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। कैसी मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। ये आपकी कोई रेक्टेंगुलर लूप है एबीसीडी, इस रेक्टेंगुलर लूप को आप इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड से दूर ले जा रहे हो, इस रेक्टेंगुलर लूप को इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड के बाहर ले जा रहे हो। तो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या कम हो रही है। अरे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ है परपेंडिकुलरली, उनकी संख्या क्या हो रही है, कम। मैग्नेटिक फील्ड की संख्या कम होगी तो फ्लक्स तो चेंज होगा ही, क्योंकि फ्लक्स है क्या, बी ए कॉस थीटा। ठीक है, बी कम हो रहा है तो फ्लक्स कम होगा, फ्लक्स कम होगा आपका तो फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ और करंट इंड्यूस हो जाएगा। करंट ऐसे इंड्यूस होगा कि अपने कॉज ऑफ प्रोडक्शन को अपोज करेगा। इसका इंड्यूस करंट का कॉज ऑफ प्रोडक्शन क्या है, बी का कम होना, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड का कम होना। तो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड के कम होने को कैसे अपोज करेगा, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा प्रोड्यूस कर देगा। अरे इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है ना, तो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड के कम होने को कैसे अपोज करेगा, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा प्रोड्यूस कर देगा। इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा प्रोड्यूस कर देगा तो करंट ऐसे इसमें फ्लो करेगा कि इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो। तो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड सबको पता है कैसे प्रोड्यूस होते हैं, जब क्लॉकवाइज करंट फ्लो करता है। राइट हैंड थंब रूल पता है ना ये वाला, जब क्लॉकवाइज करंट फ्लो करता है तो हमारा करंट इस तरीके से आ जाएगा क्लॉकवाइज, ऐसे करके हमारा इसमें करंट आ जाएगा, ये करंट हमारा इसके अंदर आ जाएगा। अब हमारा इसके अंदर करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है, करंट हमारा ऐसे करके इसके अंदर फ्लो कर रहा है। अब आप राइट हैंड थंब रूल से देखोगे तो उंगलियों को करंट की डायरेक्शन में रख दिया, अंगूठा अंदर की तरफ जा रहा है, यानी कि इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। तो ऐसे करके हमारा इंड्यूस करंट इसमें फ्लो करता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहां तक ले लिया सबने, यहां तक सबने ले लिया स्क्रीनशॉट। ठीक, अगर इसी तरीके से इसको मैं थोड़ा चेंज कर दूं, और इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं, और इधर मैंने कर दिया है, अब ये अंदर आ रहा है आपका, तब इंड्यूस करंट किस तरीके से फ्लो करेगा, ठीक है। देखो ये आपकी इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर रही है।
इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर रही है। अब आप देखोगे इसमें तो इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड की संख्या बढ़ेगी हमारी, इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड की संख्या क्या होगी हमारी बच्चों, इधर बढ़ेगी। जब ये अंदर आएगा तो इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड की संख्या बढ़ रही है, फ्लक्स बढ़ रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा। इंड्यूस करंट अपने कॉज ऑफ प्रोडक्शन को अपोज करेगा। कॉज ऑफ प्रोडक्शन इसका क्या है कि इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड की संख्या का बढ़ना। तो इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड की संख्या के बढ़ने को कैसे अपोज करेगा, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देगा। आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो करंट आपका एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर जाएगा, तो आपके करंट की डायरेक्शन ये आ जाएगी। तो आपके करंट की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, ये। राइट हैंड की उंगलियों को करंट की डायरेक्शन में रखोगे और एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो अंगूठा बाहर आ रहा है, यानी कि आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ये होते हैं सारे लेंस लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया सबने इसका स्क्रीनशॉट? ठीक है, फाइन। इस तरीके से ये हमारा लेंस लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखा जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपकी 12th फिजिक्स का, जिसको पढ़ाने में और पढ़ने में दोनों में बहुत अच्छा लगता है, अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो तो। ठीक है, अच्छा इसके बाद आपका आ जाता है ये सेल्फ इंडक्शन। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस है, वो करवाएंगे अभी। पहले एक टॉपिक और क्लियर कर लेते हैं, सेल्फ इंडक्शन। देखो सेल्फ इंडक्शन हमारा टॉपिक क्या कहता है। सेल्फ इंडक्शन बच्चों ये कहता है कि आपकी एक कोई कॉइल है, राइट। इसको आपने बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, इधर एक की लगा दी है, ठीक। तो इसमें करंट फ्लो करेगा। अब बच्चों देखो, अगर सपोज इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 50 एम्पियर करंट फ्लो कराने की है, ये बैटरी 50 एम्पियर करंट इस कॉइल में दे सकती है, तो जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे तो एकदम तो 50 एम्पियर करंट नहीं पहुंचता ना। 50 एम्पियर करंट, 0 एम्पियर से 50 एम्पियर तक करंट पहुंचने में करीब 10 सेकंड का तो टाइम लगता ही है। जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे बैटरी को तो एकदम से तो हमारा 50 एम्पियर करंट नहीं पहुंचेगा, 0 एम्पियर से 50 एम्पियर तक पहुंचने में करीब 10 सेकंड या 8 सेकंड का टाइम लगेगा। तो जब हमारा करंट 0 से मैक्सिमम तक पहुंचता है, जब आप स्विच ऑन करते हो बैटरी को, तब स्विच ऑन करते हो बैटरी को, क्लोज करते हो की को, तब आपका 0 से मैक्सिमम करंट पहुंचने में, ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है। यानी कि करंट चेंज करता है, करंट चेंज करता है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करती है। अरे मैग्नेटिक फील्ड की सोर्स क्या है, करंट कैरिंग वायर। तो करंट चेंज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगी, आपको पता ही है, फॉर्मूले अभी तक आपने पढ़े हैं ये। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो करंट चेंज करेगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगी। करंट बढ़ेगा, करंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, तो फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स चेंज करेगा। फ्लक्स चेंज करता है तो इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। और ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है बच्चों, तो वो ईएमएफ इस तरीके से इंड्यूस होता है कि अपने कॉज ऑफ प्रोडक्शन को अपोज करता है, लेंस लॉ की वजह से। कॉज ऑफ प्रोडक्शन को अपोज करने का क्या मतलब है, कॉज ऑफ प्रोडक्शन क्या है उसका, कॉज ऑफ प्रोडक्शन है उसका करंट का बढ़ना, इस डीसी बैटरी से करंट का बढ़ना, यही तो उसका कॉज ऑफ प्रोडक्शन है। तो इसको अपोज कर रहा है वो, इसको अपोज कर रहा है, इसलिए हम लोग उस ईएमएफ को क्या कहते हैं, बैक ईएमएफ कहते हैं। उसलिए उस इंड्यूस्ड ईएमएफ का नाम क्या होता है जो सेल्फ इंडक्शन प्रोसेस में प्रोड्यूस होता है, उसे हम लोग कह देते हैं बैक ईएमएफ। ठीक है, फाइन। अब वो बैक ईएमएफ और इसका, ये जो बैटरी है, इसका ईएमएफ, दोनों कंबाइन होकर हमारा फिर करंट फ्लो कराते हैं। दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा इधर फिर करंट फ्लो करता है। ठीक, कुछ टाइम बाद हमारा फिर मैक्सिमम करंट फ्लो करने लग जाता है। अब हमारा 50 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, मैक्सिमम करंट, कांस्टेंट करंट हमारा फ्लो कर रहा है। अब जब कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो गई, फ्लक्स भी कांस्टेंट हो गया, यानी कि चेंज इन फ्लक्स हो गया जीरो। चेंज इन फ्लक्स जीरो हो गया तो कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता, क्योंकि ईएमएफ का फॉर्मूला आप पढ़ चुके हो फैराडे लॉ से, माइनस का डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, नेगेटिव साइन लेंस लॉ को बताता है। फ्लक्स चेंज जीरो तो ईएमएफ जीरो हो जाता है।
तब कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता, कोई बैक ईएमएफ नहीं होता, और फिर इसी बैटरी के ईएमएफ की वजह से करंट फ्लो करता है। फिर जब आप स्विच ऑफ करते हो बैटरी को, जब आप क्या करते हो बच्चों, स्विच ऑफ करते हो बैटरी को, तो हमारा मैक्सिमम करंट से 0 एम्पियर करंट एकदम से तो हो नहीं जाता, करीब 10 सेकंड का उसमें भी टाइम लेता है। मैक्सिमम करंट से 0 एम्पियर करंट होने में करीब 10 सेकंड का टाइम लेता है। तो हमारा अगेन करंट चेंज हो रहा है, करंट कम हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है, फ्लक्स कम हो रहा है। करंट कम, मैग्नेटिक फील्ड कम, फ्लक्स कम हो रहा है। फ्लक्स कम हो रहा है तो ईएमएफ फिर से इंड्यूस हो जाता है, फिर से हमारा इंड्यूस हो जाता है, फिर से उसे बैक ईएमएफ कहते हैं क्योंकि अपने कॉजल प्रोडक्शन को अपोज करता है। फिर से हम लोग उसे कहते हैं बैक ईएमएफ, ठीक है, और वो हमारा फिर से इंड्यूस करंट फ्लो कराता है। तो यही प्रोसेस हमारी पूरी सेल्फ इंडक्शन होती है। सेल्फ मतलब कॉइल के अंदर खुद से हो रहा है, और टेम्पोरेरी ईएमएफ प्रोड्यूस होने का जो फिनोमेना हो रहा है, इसी को हम लोग सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। ये हमारा सेल्फ इंडक्शन होता है। तो कुल मिलाकर देखो बच्चों, जब हम और सेल्फ इंडक्शन होता कब है, जब आप स्विच ऑन करते हो सर्किट को, यानी कि स्विच ऑन करते हो तो करंट की ग्रोथ होती है, करंट 0 से मैक्सिमम एम्पियर तक पहुंचता है तो करंट की ग्रोथ होती है, तो ग्रोथ ऑफ करंट के वक्त होता है ये। और जब आप स्विच ऑफ करते हो तो करंट कम होता है, तब ये होता है। जब आप स्विच ऑफ करते हो तो उसे हम लोग डिके ऑफ करंट कहते हैं, तब डिके ऑफ करंट होता है ना, तब ये होता है। पहले एक चैप्टर होता था हमारा बहुत पहले, ट्रांजिएंट करंट, वो अब आपके सिलेबस में नहीं है। उसमें हमारा ग्रोथ ऑफ करंट, डिके ऑफ करंट, इन सब के इक्वेशंस होती थी जो एक्सपोनेंशियल वे में वेरी करती है, बट अब वो आपके सिलेबस में नहीं है। आपको बस सेल्फ इंडक्शन फिनोमेना को ही पढ़ना है, ठीक है। कंपटीशन वगैरह में वो आता है, बट अभी आपको केवल सेल्फ इंडक्शन फिनोमेना को पढ़ना है। तो सेल्फ इंडक्शन फिनोमेना है क्या बच्चों, एक बार इंग्लिश में सुनो अब। व्हेनेवर अ कॉइल इज कनेक्टेड विद अ बैटरी, then when you switch on the circuit, means current reaches from 0 to maximum value, means growth of current take place. Then due to change in current, magnetic field changes, so flux changes, so due to change in flux, EMF get induced. This EMF is called back EMF because it is produced according to Lenz's law. So this back EMF is produced, and due to the combined effect of this back EMF and the EMF of this battery, net current flows in the coil. After some time, when constant current flows here, then current does not changes, magnetic field does not changes, so flux does not changes, so back EMF is 0, and net current flows only due to the EMF of this battery. And whenever you switch off the circuit, then current reaches from maximum to 0 value, means decay of current take place. Then again current changes, magnetic field changes, so flux changes, so due to change in flux, again back EMF is produced and induced current flows. This process is called self-induction phenomena. This process is called self-induction phenomena. Means due to change in flux, इसको एक लाइन में अगर आपको लिखना हो तो ऐसे करके लिख सकते हो, whenever growth of current take place or decay of current take place, then due to change in magnetic flux, induced EMF is produced in the coil. This is called self induction phenomena. ठीक है, ये हमारा सेल्फ इंडक्शन फिनोमेना होता है। अब जो सेल्फ इंडक्शन फिनोमेना में हमारा जो फ्लक्स होता है बच्चा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इस करंट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। करंट को मैंने स्मॉल आई से डिनोट कर दिया है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। अरे अगर इसकी मैक्सिमम करंट कैरिंग कैपेसिटी 200 एम्पियर है तो 0 से 200 एम्पियर तक जाने में ज्यादा करंट चेंज होगा, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा, ठीक है। तो फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, और फ्लक्स, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इधर आ जाता है हमारा। प्रोपोर्शनलिटी हटाते हो, कांस्टेंट लगाते हो, तो कांस्टेंट हमारा क्या आ जाता है इधर, एल, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी हटाते हो, कांस्टेंट लगाते हो, तो कांस्टेंट हमारा इधर एल आ जाता है, ठीक है। कांस्टेंट हमारा इधर एल आ जाता है। अब अगर देखोगे इसके अंदर, ये हमारा जो एल होता है, ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस होता है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, या केवल सेल्फ इंडक्टेंस भी इसे हम लोग कह देते हैं, ठीक। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस या केवल सेल्फ इंडक्टेंस इसे हम लोग कह देते हैं, ठीक। ये हमारा होता है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, फाई इक्वल टू एल आई। अब अगर इसको आप डिफाइन करोगे तो किस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, एल इज इक्वल टू आप कह सकते हो
फाइव बाई आई, या फिर इफ आई इज इक्वल टू 1 एम्पियर, डिनोमिनेटर यूनिट ले लिया, देन एल फाइव के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, फाइन, ये इसके इक्वल आ जाएगा। और इसकी जो एसआई यूनिट होती है एल की, वो क्या होती है, एसआई यूनिट ऑफ एल, वो आपकी होती है इधर क्या, हेनरी। एसआई यूनिट ऑफ एल इज इक्वल टू हेनरी, जिसे कैपिटल एच से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसे किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एच से डिनोट करते हैं। और आप 1 हेनरी को कह सकते हो, 1 हेनरी को क्या कह सकते हो, 1 वेबर अपॉन 1 एम्पियर, इस वाले फॉर्मूले से 1 हेनरी इक्वल टू 1 वेबर अपॉन 1 एम्पियर, यानी कि 1 हेनरी जो होगा आपका, वो क्या आ जाएगा आपका बच्चों, 1 वेबर एम्पियर इनवर्स, ये आ जाएगा आपका 1 हेनरी। 1 हेनरी क्या आ जाएगा, 1, जब 1 एम्पियर करंट फ्लो करने पर 1 वेबर फ्लक्स चेंज होता है, तो हमारा जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है उसे 1 हेनरी कहते हैं। 1 हेनरी इज द सेल्फ इंडक्टेंस when 1 Weber flux is produced due to flow of current of 1 ampere। ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिया सबने इसका स्क्रीनशॉट? ठीक है, अच्छा, विद इन 1 मिनट बस इसको, लास्ट ये वाली चीज देखो, इसको अगर फैराडे का लॉ इसमें यूज कर दिया जाए, तब इसको हम लोग किस तरीके से करेंगे। अगर इसमें फैराडे का लॉ यूज कर दिया जाए, सिंस फाई इक्वल टू आपका एल आई के इक्वल है, यूजिंग फैराडे लॉ, यूजिंग फैराडे सेकंड लॉ, जो हमारा कहता है E इक्वल टू माइनस का डी फाई बाई डी टी, डिफरेंशिएशन ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो E इक्वल टू माइनस का डी बाई डी टी, फाई की जगह इधर आ जाता है आपका एल आई, फाई की जगह इधर क्या आ जाता है आपका बच्चों, इधर ये एल आई, तो एल को मैंने बाहर लिख दिया, और इधर आ जाएगा आपका डी आई बाई डी टी। ठीक है, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो इसलिए उसे डिफरेंशिएशन के बाहर लिख दिया। ये आ जाता है आपका, और इससे इधर देखते हो तो एल के आ जाता है आपका माइनस का ई और अपॉन में डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी, ये आ जाता है आपका। ठीक है, इसमें हम लोग देख लेते हैं कि इफ डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 1 एम्पियर सेकेंड इनवर्स, ठीक, देन इफ डी आई बाई डी टी इक्वल टू 1 एम्पियर सेकेंड इनवर्स, देन जो एल होता है वो आपका क्या आ जाएगा, माइनस का ई के इक्वल आ जाएगा। नेगेटिव साइन लेंज लॉ को बता रहा है, नेगेटिव साइन किसको बता रहा है आपका, लेंज लॉ को। तो 1 हेनरी को आप इस वाले फॉर्मूले से देखोगे तो क्या कह सकते हो, 1 वोल्ट, ईएमएफ को 1 वोल्ट कह दिया हमने, इसको हम लोगों ने कह दिया 1 एम्पियर सेकेंड इनवर्स कह दिया, तो 1 हेनरी आपका क्या आ जाएगा, 1 वोल्ट सेकेंड और एम्पियर इनवर्स, ये भी इसकी एक यूनिट आ जाती है 1 हेनरी की। ठीक है बच्चों, तो इसको एक डिफाइन करने का तरीका ये भी होता है कि अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, ठीक है, यूनिट है, तो जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसे हम लोग कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, तो आप इसे लिख सकते हो कि when rate of change of current is unity, then the EMF produced is called coefficient of self induction। when rate of change of current is unity, then EMF induced is called coefficient of self induction। डिनोमिनेटर की वैल्यू 1 रख दी तो ये न्यूमरेटर के इक्वल हो जाती है, तो ये आपका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन होता है। यहां तक आती है सबको बात समझ में? इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? ठीक है, तो आज बच्चों हम लोगों ने बेसिक चीजें पढ़ी हैं। आज हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा, फैराडे के फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ के बारे में पढ़ा, लेंज लॉ कैसे अप्लाई करते हैं उसके बारे में पढ़ा, और सेल्फ इंडक्शन फिनोमेना के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। सेल्फ इंडक्शन फिनोमेना और कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन का बेसिक फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़े। तो इसके बाद बाकी चीजें हम लोग फिर कल करते हैं। ठीक, और एक जरूरी चीज बच्चों,